क्या कभी सोचा था कि इस रियल वर्ल्ड को कोड में उतारना सच में मुमकिन है? शुरू शुरू में तो बेसिक प्रोसीजरल स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे एंटरप्राइज लेवल के बड़े सिस्टम्स बनाए जाते हैं, एक बहुत बड़े शिफ्ट की जरूरत पड़ती है और इसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी कहते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल के माइंडसेट शिफ्ट को डीकोड करने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम समझेंगे रियल वर्ल्ड मॉडलिंग को, फिर बात करेंगे ब्लूप्रिंट्स और ऑब्जेक्ट्स की, उसके बाद डेटा एनकैप्सुलेशन देखेंगे, चौथे हिस्से में एक पूरा लाइब्रेरी सिस्टम लाइव बिल्ड करेंगे और आखिर में आएंगे पाइथन के सीक्रेट डंडो मेथड्स पर। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले हिस्से पर, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, जहां प्रोसीजरल कोड का मुकाबला सीधा ओओपी से होता है। देखिए, प्रोसीजरल कोड में होता क्या है, फंक्शंस बिल्कुल अलग थलग होते हैं और वेरिएबल्स यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं, बिल्कुल एक उलझे हुए धागे की तरह। सिस्टम थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो समझिए सब कुछ काफी मेसी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ है ओओपी। ये एक ऐसी फाइलिंग कैबिनेट की तरह है जो रिलेटेड डेटा और एक्शंस को ब्यूटिफुली एक ही जगह बंडल कर देता है। इससे बड़े स्केल पर मेंटेनेंस काफी आसान हो जाती है। अब इस थियरी को थोड़ा रियल लाइफ से जोड़ के देखते हैं। एक एटीएम का उदाहरण लेते हैं। इसका एक स्टेट होता है, जैसे कि करंट अकाउंट बैलेंस, और इसका कुछ बिहेवियर भी होता है, जैसे पैसे निकालना या जमा करना। ओओपी का बेसिक कोर कॉन्सेप्ट यही है, स्टेट और बिहेवियर दोनों को एक ही लॉजिकल यूनिट में लॉक कर देना। मतलब अब कोड बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसे असल जिंदगी का कोई ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट्स और ऑब्जेक्ट्स के बारे में और समझते हैं एक क्लास की एनाटॉमी। अक्सर एक कंफ्यूजन होती है क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच, तो इसे ऐसे समझते हैं, क्लास असल में एक ब्लूप्रिंट है, बिल्कुल एक कुकी कटर की तरह, और ऑब्जेक्ट वो स्पेसिफिक इंस्टेंस है जो उस कटर से बनता है, यानी खुद वो टेस्टी कुकी। ब्लूप्रिंट सिर्फ एक स्ट्रक्चर तय करता है, जबकि ऑब्जेक्ट मेमोरी में सच में एग्जिस्ट करता है और एक्चुअल डेटा होल्ड करता है। अब क्लास के अंदर फंक्शनैलिटी बनाने के 3 मेन तरीके होते हैं। पहला है इंस्टेंस मेथड, जिसमें सेल्फ कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। ये किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर काम करता है। दूसरा है क्लास मेथड, जिसमें CLS कीवर्ड यूज होता है और ये पूरी क्लास पर अप्लाई होता है, अक्सर ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर्स बनाने के काम आता है। और तीसरा है स्टैटिक मेथड, जिसमें न सेल्फ होता है न क्लास, ये बस एक इंडिपेंडेंट यूटिलिटी फंक्शन होता है जिसे लॉजिकली क्लास के अंदर ग्रुप कर दिया जाता है। चलिए अब आते हैं एक और जरूरी हिस्से पर, डेटा को प्रोटेक्ट करना, यानी एनकैप्सुलेशन और इंटरनल्स को बाहर की दुनिया से छुपाना। पाइथन में डेटा प्रोटेक्ट करने की 2 क्लियर विजुअल लेयर्स होती हैं। अगर किसी एट्रीब्यूट के आगे एक सिंगल अंडरस्कोर लगा है तो उसका मतलब है वो प्रोटेक्टेड है, यानी इसे छेड़ना नहीं चाहिए। और अगर डबल अंडरस्कोर है तो वो बिल्कुल प्राइवेट है। यहाँ पाइथन एक नेम मैंगलिंग टेक्निक लगाता है, जिससे वो वेरिएबल एक डिजिटल वॉल्ट में लॉक हो जाता है और बाहर से इजीली एक्सेस नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ आता है एक बहुत ही कमाल का टूल, एड प्रॉपर्टी डेकोरेटर। ये प्राइवेट डेटा को सेफली पढ़ने की इजाजत तो देता है, पर उसको इजीली मॉडिफाई होने से रोकता है। इसे एक बुलेट प्रूफ ग्लास विंडो की तरह सोचिए। अंदर सब कुछ साफ साफ देखा जा सकता है, पर उसे छुआ नहीं जा सकता। इनकैप्सुलेशन इस फीचर से और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। चलिए अब इस थियोरी को प्रैक्टिस में लाते हैं। अब हम एक छोटा सा लाइब्रेरी सिस्टम लाइव बिल्ड करके देखेंगे। इस लाइव सिस्टम के 2 मेन पिलर्स हैं। पहली है बुक क्लास, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ स्टेट होल्ड करना है, जैसे ISBN, टाइटल, ऑथर और अवेलेबल कॉपीज। दूसरी है लाइब्रेरी क्लास, जो इस पूरे कलेक्शन को स्टोर करती है और मेन एक्शंस लेती है, जैसे किताब का चेकआउट होना या वापस आना। देखा, डेटा बिल्कुल अलग जगह है और उसे मैनेज करने वाले एक्शंस बिल्कुल अलग। सोचिए, जब कोई किताब चेकआउट होती है तो इंटरनल प्रोसेस क्या होता है? यहाँ ऑब्जेक्ट्स का रियल टाइम इंटरैक्शन शुरू हो जाता है। पहले ये चेक होता है कि क्या वो ISBN लाइब्रेरी में सच में एग्जिस्ट करता है। फिर वेरीफाई होता है कि अवेलेबल कॉपीज 0 से ज्यादा हैं या नहीं। उसके तुरंत बाद टोटल कॉपीज 1 से कम हो जाती हैं और आखिर में मेंबर आईडी के साथ ड्यू डेट रिकॉर्ड हो जाती है। हर कदम पर एक परफेक्ट लॉजिकल स्टेट चेंज होता है। अब चलते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर,
पाइथन के सीक्रेट हुक्स, जिन्हें हम डंडर मेथड्स कहते हैं। ये डंडर मेथड्स देखने में भले ही थोड़े अजीब सिंटैक्स वाले लगे, पर असल में ये नेटिव पाइथन फंक्शन से जुड़ने के सीक्रेट हुक्स हैं। जैसे डंडर स्टॉ तब कॉल होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं। डंडर लेन ऑब्जेक्ट का साइज काउंट करने के काम आता है। डंडर कंटेन्स से हमारा इन कीवर्ड सीमलेसली काम करने लगता है। और डंडर एलटी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करने की ताकत देता है। यहीं पर वो असली आहा मोमेंट निकल कर आता है। लाइब्रेरी की किताबें गिनने के लिए किसी लंबे चौड़े कस्टम गेट काउंट मेथड को लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस एक सिंपल डंडर मेथड की मदद से सीधे लेन फंक्शन के अंदर लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट डाला जा सकता है। ये छोटे हुक्स हमारे कस्टम कोड को बिल्कुल एलिगेंट, नेचुरल और नेटिव फील देते हैं। तो जरा सोचिए, एक बार जब कोड और रियल वर्ल्ड की रियलिटी एक दूसरे को परफेक्टली मॉडल करने लगते हैं, तो पॉसिबिलिटीज सच में अनंत हो जाती हैं। ओओपी सिर्फ एक नया सिंटैक्स सीखना नहीं है, बल्कि ये पूरी रियलिटी को कोड में ढालने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। इस एडवांस्ड और तगड़ी ताकत के साथ अब अगला कौन सा बड़ा रियल वर्ल्ड सिस्टम आर्किटेक्ट किया जाएगा, ये सच में सोचने वाली